कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया से लगातार घबराई हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर नए नए आरोप लगाती नजर आ रही हैं। खासतौर पर चुनाव मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया एसआईआर को लेकर वो राज्य के लोगों को उकसा रही हैं कि अगर एसआईआर में नाम कट जाए तो उस समय तक धरना दो जब तक नाम जुड़ न जाए। ममता बनर्जी अब अपने राज्य की महिलाओं को भी एसआईआर के खिलाफ लामबंद कर रही हैं। ममता बनर्जी ने अपने भड़काऊ भाषण में कृष्णानगर की रैली में कहा है कि मैं अपनी नागरिकता क्यों साबित करूं। महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें, ये बिहार नहीं बंगाल है। महिलाएं आगे लड़ेंगी। ममता ने साथ ही कहा, महिलाएं आगे लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे रहेंगे। अगर किसी का नाम कटा तो बर्दाश्त मत करना। क्या एसआईआर के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे? इसके अलावा ममता बनर्जी ने जोर देते हुए कहा कि अगर किसी को जबरन निकाला तो वापस लाने का तरीका हम जानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णानगर रैली से कुछ घंटे पहले दावा किया था कि वह अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन वास्तविकता ये रही कि उन्होंने अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को अपना फॉर्म भरा और साइन किया हुआ फॉर्म जमा करा दिया। इस बीच राज्य के लगभग सभी मतदाताओं ने समय पर अपने फॉर्म जमा कर दिए। 100% भागीदारी के कारण चुनाव आयोग को अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी। ये घटना दर्शाती है कि बंगाल के वोटर अब भ्रमित नहीं होते और टीएमसी की राजनीतिक सीमाएं तेजी से स्पष्ट हो रही हैं। राजनीतिक नाटकों और दावों के बावजूद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति सजग है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को नया निर्देश दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सों में मतदान केंद्र बनाने को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की सलाह को नजरअंदाज किया जाए। ये निर्देश तब आया है जब अलग अलग दलों की ओर से इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही थी। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार कुछ दलों का मानना है कि निजी फ्लैट कॉम्प्लेक्सेस में मतदान केंद्र बनने से निवासियों को परेशानी हो सकती है। दूसरी ओर कुछ लोगों का तर्क है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सों में बूथ बनने से बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं को काफी सुविधा मिलती है, क्योंकि उन्हें स्कूल या अन्य मतदान केंद्र तक नहीं जाना पड़ता। गुरुवार रात आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर को भेजे गए पत्र में नाराजगी जताई गई कि राज्य के किसी भी जिले से निजी मल्टी टावर कॉम्प्लेक्स की सूची नहीं भेजी गई। आयोग ने कहा कि यह जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है, जिसे गंभीरता से नहीं निभाया गया। आयोग ने निर्देश दिया है कि ड्राफ्ट वोटर सूची के प्रकाशन के बाद यानी 16 दिसंबर के बाद सभी जिले तुरंत सर्वे कराएं। इस सर्वे में ऊंची इमारतें, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, आरडब्ल्यूए कॉलोनियां, झुग्गी बस्तियां और वे सभी गेटेड कम्युनिटीज शामिल होंगी जहां कम से कम 250 घर या 500 मतदाता मौजूद होंगे। जिलाधिकारी ग्राउंड फ्लोर पर उपलब्ध कमरों की जानकारी जुटाकर वहां मतदान केंद्र बनाए जाने की संभावना का विवरण देंगे। निर्वाचन आयोग ने यह पूरा काम 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया है। कोलकाता से सौरभ दत्ता एसआईआर से पश्चिम बंगाल से जुड़ी इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कई बड़े मसले हैं। पहला मसला तो यही है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कृष्णानगर की रैली में जो आह्वान किया है, ये आह्वान है या खुली चुनौती संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को? और अगर उससे आगे बढ़े तो केंद्र सरकार को भी, अगर राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह का ऐलान जनता से करने लगे कि वो विद्रोह कर दे, वो आक्रोशित हो, वो अराजकता फैलाए, तो इसे किस तरह से सेंटर देख रहा है, इसे किस तरह से चुनाव आयोग देख रहा है? देखिए, चुनाव आयोग ये सारी बातें का जायजा ले रहे हैं सीओ ऑफिस की तरफ से, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं काटी। लेकिन उनका कहना है कि उनका जो काम है, जो एसआईआर का जो स्पिरिट है कि एक भी वैध वोटर का नाम नहीं कटे
नहीं कटेगा और कोई अवैध वोटर वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। सफाई अभियान चलेगा। तो सफाई अभियान चलाने के लिए ही आप यहाँ पे चुनाव आयोग जो सीओ ऑफिस है, सीओ ऑफिस के अलावा यहाँ पे 20 का एक टीम है पूरे सपोर्ट स्टाफ के साथ। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर है, उनके अंदर और भी रोल ऑब्जर्वर है, दिल्ली से 3 रिप्रेजेंटेटिव है, और ऐसा करके पूरे 20-21 ऑफिसर्स अलग से है जो लोग बंगाल को 5 जोन में बांट चुके हैं। और 5 जोन में बांटकर हर एक जोन में हर एक रोल ऑफिसर उसके दायित्व में है। और इसी को चलते जब आप बीच में ममता बनर्जी थोड़ी शांत थी, वो कह रही थी कि आप कोऑपरेट करिए, इसका काम भी करना चाहिए, एसआर का भी काम करना चाहिए, एसआर के विरोध में वो बोल रही थी, लेकिन साइडलाइन में ये बोल रही थी। अचानक से कल से वो भड़कालू बयान देने लगे। ऐसा माना, देखने को ऐसा मिला, वो दृश्य ऐसा था, कहीं पे देख रहा था कि वो अंदर ही अंदर उनको जो बेचैनी हो रही है वो बाहर आ रहा है। और उसके चलते उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहले कहा कि जो भी ऑब्जर्वर्स आए हैं वो सारे दिल्ली से आए हैं और वो बीजेपी के एजेंट हैं, कोट अनकोट। उस सभा में वो उन्होंने ऐसा भी हुआ कि उन्होंने निर्वाचन कमीशन के खिलाफ असंसदीय एक शब्द व्यवहार किया और उसके साथ कहे कि ये मैं विड्रॉ करता हूं। फिर एक शब्द बोली, फिर वो बोली कि ये भी मैं विड्रॉ करता हूं। फिर एक शब्द बोले कि ताबेदारी इसको मैं रखती हूं। तो अगर आप रखना ही नहीं चाहती है तो पिछले 2 शब्द बोले क्यों नहीं? और वो ऐसा असंसदीय शब्द है निर्वाचन सदन के खिलाफ कि मैं अभी ऑन एयर उसको बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो जानबूझ के ये कर रही है। और उनका जो अभी जो हालात है, जो एसआर का जो हालात है, एक बात स्पष्ट हो चुका है कि 58 लाख वोटर्स का नाम नहीं रहेगा ड्राफ्ट रोल में, और 30 लाख का हियरिंग है। इसके अलावा जो प्रोजेनी जो मैपिंग है, जहां पे दिखाया जा रहा है कि 50% प्रोजेनी मैपिंग, जिनका 2002 में अपना नाम ही नहीं था, उन्होंने या तो पिता या फिर माता या फिर अपने दादा दादी चाचा चाची इनका नाम डाला हुआ है। और उसमें कैसे कैसे केस स्टडी सामने आ रहा है। देखा जा रहा है कि बेटे का उम्र है 75 साल, माँ का उम्र है 65 साल। ऐसा कैसे हो गया कि माँ के पहले बेटा दुनिया में आ गया। और एक देखा जा रहा है कि पिता पति और पत्नी का एक ही बाप है, उनका पिता एक ही है, पति और पत्नी का एक ही पिता है। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कैसे होता है? और बीएलओ भी ऐसा कह रहे हैं कि आप रहने वाले हो कलकत्ता का, आपका मैपिंग दिखा रहा है नानूर का, बीरभूम का एक डिस्ट्रिक्ट का एक रिमोट विलेजेस है। क्यों हुआ? तो उनका ये अनुमान है कि हुआ क्या है, आपका नाम है, पिता का नाम है, शायद आप सोच लीजिए सिराजुल लश्कर नाम है, लेकिन आपका है नहीं। तो आपने खोजना ढूंढना शुरू कर दिया कि सिराजुल लश्कर और कहाँ कहाँ मिलेगा। थोड़ा उम्र का 19-20 मैच कर जाता है तो उसको टैग कर दिया। तो ये सारी बातें जब एक एक करके चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स ढूंढ रहे हैं, तब जाके सीएम का जो बयान है, कल का जो बयान है, वो मैं अगर आपको सुनाऊं तो उसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली से आए हैं। तो मैं अभी सच नहीं जानती कि कितना सच है, लेकिन मैंने सुना है कि 1.5 करोड़ नाम बात जाएगा। अगर नाम कटा तो मैं धरने में बैठ जाऊंगी। और महिला को सामने आना पड़ेगा और पीछे पुरुष रहेगा और हाथ में रहेगा बेलन चाकी। और उन्होंने कहा कि आपके किचन के जो औजार हैं उनको हथियार बनाइए। लेकिन इस तरह का आह्वान जो ममता बनर्जी कर रही हैं, 2 बड़ी बातें सौरभ इसमें हैं। एक तो ममता बनर्जी को यह एहसास है कि आने वाले समय में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के साथ जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे, जिनको उन्होंने संरक्षण दिया अपने राज्य में, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है, उसकी तैयारी है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक तरफ अपना फॉर्म भर रही हैं एसआईआर का, दूसरी तरफ अपने मतदाताओं या अपने वोट बैंक से ये भी कह रही हैं कि उन्होंने नहीं भरा है फॉर्म। तो ये क्या उनका द्वंद्व है? ये किस तरह की राजनीति में अब घिर गई है? क्योंकि पिछले जो 15 साल की राजनीति थी, एक तरह से उसका पर्दाफाश होने जा रहा है, या उसकी अब अग्नि परीक्षा ममता बनर्जी के लिए है? देखिए, ये बीजेपी का ये कहना है कि शुरू से जब एसआईआर शुरू हुआ तब वो विरोध पे उतर गई, एकदम रैली से स्टार्ट किया। कलकत्ता में रैली किया था 4 नवंबर, बड़ी रैली थी। तो उस रैली के बाद ही दूसरे दिन या तीसरे दिन ही, अभी स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा है, कि 24 घंटे के अंदर ये खबर आया कि उन्होंने बीएलओ से इनोमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया। और ये खबर कहाँ छपी ऋतु जी?
ये खबर छपी टीएमसी के माउथ पीस जो पेपर है यहाँ पे जागो बांग्ला, उसमें छपी, पार्टी के माउथ पीस है। फिर जब सीएम का पोस्ट आता है इस चैनल में कि मैंने कोई फॉर्म नहीं लिया है, मैं ये सारी जो बातें हैं ये सारी बातें बेबुनियाद है। और उसके बाद ही दिन पार्टी माउथ पोस्ट को भी रिजॉइंडर छापना पड़ता है। आपने कहीं सुना है पार्टी का माउथ पीस है, उनके पास तो सबसे पुख्ता खबर होगा, वो पहले एक खबर छापती है फिर वो रिजॉइंडर लेती है। तो ये बंगाल में ममता बनर्जी के साथ पहले नहीं है, इसके पहले अभी बीजेपी प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने अपना रिएक्शन दिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, कोविड के वक्त भी उन्होंने कहा था कि वैक्सीन नहीं लूंगी, ये मोदी का वैक्सीन है। तो फिर उन्होंने वैक्सीन लिया, चुपके से लिया, लेकिन लिया, तस्वीर कहीं सामने नहीं आया लेकिन लिया। और बीजेपी का कहना है यही ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स है, उनकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है। वो एक बात कहती है मंच में, भीतर भीतर और एक बात करती है, अपने आप से एक बात करती है। और ये बात तो साफ से ये सवाल भी तो उठ रहा है, अगर आप एसआर के इतने विरोध में हैं तो आप ये पूरे 37 दिन से जितने भी रैली किए, जितने भी आप जेल सफर में गए, आपने उससे कहा क्या कहा कि मैंने फॉर्म नहीं फिलअप किया, लेकिन आप फिलअप कीजिए और मेरे लड़के लोग आपको हेल्प करेंगे। ये कैसी बात है? आप एसआर के विरोध में हैं, आप कह रही कि आप फॉर्म फिलअप नहीं करी है। आखिर में देखा जा रहा है अभी अमित मालवीय का जो ट्वीट का दावा है उसके हिसाब से तो यही है कि उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, और आप लोगों को कह रही है कि आप मत कीजिए। अरे जो आप नहीं कर सकते। लेकिन सौरभ, ममता बनर्जी की कृष्णानगर की रैली ये जरूर साफ कहती है कि चुनाव आयोग के लिए 2026 में चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हम पिछले चुनावों को देखें, अगर नतीजों के बाद का जो जिस तरह की हिंसा हुई, उसके बाद अगर ये सिलसिला जारी रहता है और ममता बनर्जी अगर इस तरह का एक तरह से आक्रामक आह्वान करती हैं जनता से और खासकर महिलाओं से, वो पूरी रणनीति बता रही हैं किस तरह से महिलाएं इस मोर्चे को संभालें, आगे बढ़ें, तो इसके बाद चुनौती तो प्रशासन के लिए क्या होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव आयोग के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती जरूर होने जा रहा है। जी, ये बात तो सही है, क्योंकि खुद चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने भी तो विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते निर्वाचन सदन को, स्टेट के सीपी और डीजी को चिट्ठी लिखना पड़ा कि आप चुनाव आयोग के आधिकारिक को सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। और कल ऋतु जी और एक बात है, कल जब सीएम ये बोल रही थी कृष्णनगर में, जिस समय बोल रही थी, करीब उसी वक्त सी मुरुगन जो यहाँ के रोल ऑब्जर्वर अपॉइंटेड किए गए हैं साउथ 24 परगना के लिए, वो वहां पे जाके विरोध के सामने पड़ा, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और जैसे जैसे सीएम बोल रहे थे कि आगे महिलाएं रहेंगी, यहाँ पे वही दिखाया गया, आगे महिलाएं थी, उनके हाथ में झाड़ू था, ये तस्वीर दिखाया गया। तो ये चलते ये बात सही है कि जैसे जैसे चुनाव का पड़ाव आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे और भी ऐसे कई दृश्य शायद देखने को मिले जो अगर ना घटता तो ही अच्छा होता। और सबसे बड़ी बात, सीएम खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर है, उनको संसदीय पद से अगर सभी, वो तो सभी के मुख्यमंत्री है, वो विरोधी के जितने मुख्यमंत्री है वो पक्ष के भी उतने मुख्यमंत्री है, जितना पक्ष के उतना ही विपक्ष के है, वो जितना अपनी सत्ता के हैं उतना ही सरकारी ऑफिसर्स के हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका सिक्योरिटी, उनका भी कंसर्न है। हालांकि अभी वो निर्वाचन कमीशन के दायरे में है, लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर है, लेकिन फिर भी ये बात वो कर रही है। ये माना जा रहा है कि असल में ये उनका पॉलिटिक्स है, और इसी में वो भी जानती है जो मैं बोल रही हूँ वो मैं कर नहीं सकता, और यही आगे चल के अप्रमाण भी होगा, ऐसा विरोध पार्टी जी का है, उनका कहना। सौरभ, निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा है कि जो मल्टी स्टोरीज में पोलिंग बूथ की जो बात हो रही है, पोलिंग स्टेशंस को लेकर बुजुर्गों को, महिलाओं को, दिव्यांगजनों को सुविधा हो, इस पर भी जो एक तरह से सख्त निर्देश निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आए हैं एक बार फिर। रितु जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ना, इसमें एकदम स्पष्ट तरीके से निर्वाचन सदन क्या सोच रहा है बंगाल को लेकर वो साफ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, जब पहली बार निर्वाचन कमीशन सदन के तरफ से ये बहुमंजिलिया जो इमारतें हैं उसमें पोलिंग बूथ के लिए जब प्रपोजल सीओ ऑफिस को भेजा गया था, उसके बाद ही सीएम ममता बनर्जी ने निर्वाचन कमीशन को चिट्ठी लिख के अपना विरोध जताया था।
वो हैव और हैव नॉट का सवाल खड़ा किया था, तथ्य सामने लाया था। और फिर ये स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग रोकने वाला नहीं है, इसको चुनाव आयोग कंसर्न नहीं कर रही, वो होगा कब। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक खुदीराम अनुशीलन केंद्र बोल के एक ऑडिटोरियम है, वहां पे एक मीटिंग बुलाया गया। वहां पे एसोसिएशन के लोग थे, मेयर फिराद हकीम जो शहर कोलकाता के मेयर है, उन्होंने वो उस मीटिंग को हेडेड किया और ओवर द फोन मुर्शिदाबाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेसिडेंशियल एसोसिएशन के जो मेंबर उसमें बैठक में मौजूद थे उनके साथ बात की। और मैसेज क्या था, उन्होंने कहा था कि निर्वाचन कमीशन आएगा चला जाएगा, रहेंगे हम, बिजनेस आपको करना है, शांति से यहाँ से आपको रहना है, हम सब मिलजुल के रहेंगे, ये उन्होंने फोन पे कहा था। ऐसा ही हमारा सोर्सेस का जो सोर्सेस मार्फत हमको पता चला है। लेकिन फिर क्या हुआ, बैठक के बाद जब आखिरी डेट था, आखिरी डेट तक चुनाव आयोग यहाँ के सीईओ ऑफिस से कोई प्रपोजल नहीं गया, तो 2 प्रपोजल आए थे। तो उसके बाद निर्वाचन सदन ने ये चिट्ठी लिखकर उसने कहा कि डीईओ को कहा गया था कि आप अपने अपने इलाके में सर्वे कीजिए कि 500 से ज्यादा वोटर्स है, ऐसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कितने हैं आपके एरिया में, वो तालिका अब तक क्यों नहीं आए, वो लिस्ट अब तक क्यों नहीं आए, उनको वो लिस्ट देना पड़ेगा। और कल जब हम इसको लेकर बात कर रहे थे सीईओ के साथ, सीईओ कह रहा था कि ये डीओ को रिपोर्ट देना है निर्वाचन सदन को उनके ऑफिस के जरिए। और जैसा स्पिरिट देखने को मिला है, अगर डीओ ये लिस्ट नहीं देते, उनको पहले देना है, नहीं भी देते तो भी निर्वाचन कमीशन सुओ मोटा अपना जो बल है वो बल प्रयोग करके ये करके दिखाएगा। बिल्कुल सौरभ, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को संरक्षण देने या बचाने की किसी भी एक तरह से हथकंडा न काम आना, ये साफ दिखाता है। इसकी झुंझलाहट एक ममता बनर्जी में दिख रही है, मुख्यमंत्री में, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट के बाहर आने का समय हो रहा है, ममता बनर्जी न सिर्फ आक्रामक हो रही हैं, बल्कि जनता में एक अराजकता पैदा हो, इसकी कोशिश मानी जा रही है। जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह के भाषण वो दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, पूरी जानकारी के लिए इस पूरे विषय पे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीजी न्यूज। कौन है जो जोड़े देश को?